ओके। वेक्टर, देखो, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और जो कुछ लॉज के हिसाब से ऐड होते हैं, एंड दे फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। 5+4 9 होता है ना, तो वेक्टर में 5+4 हो सकता है 2 हो जाए, हो सकता है 3 हो जाए, हो सकता है 4 हो जाए। ये डिपेंड करेगा 5 और 4 में क्या डायरेक्शन है। तो वेक्टर में डायरेक्शन के हिसाब से ऐड होके रिजल्ट आएगा, इसीलिए इसको हमें स्केलर से अलग करके पढ़ना पड़ रहा है। वेक्टर का मीनिंग है डिस्प्लेसमेंट लाइक, डिस्प्लेसमेंट जैसा, सा, लाइक डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जैसा का मतलब क्या है? सपोज एक पार्टिकल ए से डिस्प्लेस हुआ बी तक, ये पहला डिस्प्लेसमेंट है, और सपोज ये डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर का। अब दूसरा डिस्प्लेसमेंट इसमें हुआ, सपोज बी से सी तक का डिस्प्लेसमेंट, और इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सपोज करो 6 मीटर है, और ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है एक दूसरे के। तो पार्टिकल कितना नेट डिस्प्लेस हुआ, तो वो ए से सी पे पहुंच गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? इन दोनों डिस्प्लेसमेंट्स का रिजल्टेंट है, लेकिन वो 16 नहीं है, 10+6 नहीं है। वो कितना होगा? वो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, दैट विल कम आउट अंडर √10² + 6²। तो इस तरीके से जो क्वांटिटीज डायरेक्शन के हिसाब से ऐड होती हैं, जैसे यहाँ 90 डिग्री के हिसाब से ये रिजल्ट आया, तो उन्हें वेक्टर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। अभी ये एंगल कुछ और होता, जैसे 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, फिर उसका 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इधर होता कहीं, तो ऑब्वियसली टोटल या नेट डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इस एंगल पर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें कि नेट या टोटल कह सकते हैं या रिजल्टेंट कह सकते हैं, वो एंगल पर डिपेंड करने लगे, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। ओके, सो देयर आर मैनी वेरियस वेक्टर क्वांटिटीज, मैनी वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट से तो शुरू ही हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एंड सो ऑन। तो ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, अगर हमें लिखना हो वेक्टर क्वांटिटी को, तो ऐसे कोई भी एक लेटर ए से लेकर जेड तक जो भी अच्छा लगे, कैपिटल या स्मॉल, और इसके ऊपर एक ऐसे छोटा सा बार लगा देते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि एक एरो लगा दें, या अगर फुर्सत में है तो इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंट को दर्शाने का तरीका होता है। और अगर इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है, पिक्चर बनानी है, तो हम क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे और उसमें एक तरफ एरो लगा देंगे। तो ये लाइन कैसी भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में। ये तो ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। और इस लाइन का जो शुरू का पॉइंट है, इसको कहते हैं टेल, और ये जहाँ पर इसका हेड आ रहा है, ये पॉइंट, ये हेड कहलाता है, हेड। इस वेक्टर की जो लंबाई है, ये इस वेक्टर के मॉडुलस यानी साइज को रिप्रेजेंट करती है। रिप्रेजेंट करने का मतलब कोई एक्चुअल नहीं है। सपोज करो कि ये वेक्टर 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली 20 न्यूटन इससे डबल साइज का होगा। तो सिर्फ ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अगर 20 न्यूटन को हम इतनी बड़ी लंबाई से दिखा रहे हैं, 10 न्यूटन को, तो 20 न्यूटन को इसकी डबल लंबाई से दिखाएंगे। 30 न्यूटन अगर होगा तो ट्रिपल लंबाई से दिखाएंगे। तो ऐसे एक स्केल हम अज्यूम करते हुए कि भाई अगर इतना 10 है तो 20 फिर इसका डबल होगा, 30 इसका ट्रिपल होगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से वेक्टर की लंबाई को हम ड्रॉ करते हैं। तो वेक्टर में क्या क्या चीज़ है? एक लंबाई है जो उसके मैग्नीट्यूड को दर्शाएगा, है ना? उस मैग्नीट्यूड में कुछ वैल्यू भी होगी और एक यूनिट भी होगी। यूनिट कौन सी होगी तो डिपेंड करेगा वो वेक्टर क्या चीज़ है। अगर फोर्स है तो न्यूटन होगी,
या डाइन हो सकती है अगर CGS यूनिट्स में बात कर रहे हैं तो। इसी तरीके से अगर वेलोसिटी है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की यूनिट होगी, और प्लस उसमें एक डायरेक्शन होगी। अब डायरेक्शन के लिए देखो मोटा मोटा 4 डायरेक्शन तो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारे पास 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और इसके अलावा इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर ले तो ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ये 2 डायरेक्शन और आ जाएंगी, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, क्योंकि ये चारों डायरेक्शन तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती हैं। और हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो तो उसमें फिर वो डायरेक्शन जिस तरह जाने पे हम अर्थ से दूर जाने लगे वो अपवर्ड हो गई, और वो डायरेक्शन जो अर्थ की तरफ जा रही है वो डाउनवर्ड हो गई। तो ऐसे मोटा मोटा 6 डायरेक्शन हो गई। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे दिखाऊं, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इसमें तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो जाएगा, एंड दिस विल बी अपवर्ड एंड दिस विल बी डाउनवर्ड। तो इस तरीके से मोटा मोटा 6 डायरेक्शन है। अब किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन अगर हमें निकालनी है, सपोज करो ये वेक्टर है ऐसे और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे बताई जाती है, तो इसके टेल पर आ जाओ और टेल पर वो चारों डायरेक्शन मार्क कर लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो सपोज दिस इज ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, और सपोज ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसकी डायरेक्शन मैं कहूँगा ऐसे है कि 30 डिग्री एंगल पे है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो इसके लिए इंग्लिश में ऐसे यूज करते हैं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ऑफ ईस्ट का मतलब ईस्ट से नापना है। आप ईस्ट से 2 तरफ नाप सकते हैं, या तो नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ। तो यहाँ पे नॉर्थ की तरफ नापा गया है और 30 डिग्री एंगल नापा गया है। तो ये 30 डिग्री एंगल टूवर्ड्स नॉर्थ एंड मेजर्ड फ्रॉम ईस्ट, इसको लिखते हैं ऐसे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसी तरीके से सपोज करो कोई वेक्टर इस तरीके से, दिस एंगल इज सपोज 70 डिग्री, तो इसकी डायरेक्शन कहेंगे 70 डिग्री। तो ये वेस्ट से इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो ये साउथ की तरफ है, और 70 डिग्री साउथ की तरफ है। तो इट विल बी रिटन लाइक दिस, 70 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ऑफ वेस्ट का मतलब वेस्ट से नापना है, साउथ की तरफ नापना है, इतना एंगल 70 डिग्री नापना है। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर की हमें डायरेक्शन बतानी है तो उस वेक्टर की टेल पर पहले ये सब डायरेक्शन डाल लेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और फिर जो भी एंगल हमें यूज़ करना है उसको हम यूज़ करते हुए उसकी डायरेक्शन बताएंगे। कभी कभी जो वेक्टर है वो नॉर्थ, जैसे ये है, ये ईस्ट है, इनके बीचों बीच में आ जाता है, यानी 45 डिग्री एंगल बनाते हुए दोनों तरफ से 45 इक्वली इंक्लाइंड। तो उसमें एंगल बताने की जरूरत नहीं है, इसकी डायरेक्शन सीधे सीधे हम कह देंगे नॉर्थ ईस्ट है। तो कभी नॉर्थ ईस्ट, ऐसे साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का मतलब साउथ और वेस्ट के बीचों बीच में होना, तो उसमें एंगल वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, लाइक दिस। तो दिस इज हाउ डायरेक्शन इज इंडिकेटेड। इसके अलावा अब अगर 2 वेक्टर्स है या कोई भी एक, पहले एक वेक्टर ले, सपोज ये एक वेक्टर है ए। अब अगर इस वेक्टर को हम इसी के पैरेलल स्लाइड करें, जैसे ये स्लाइड कर रहा हूं मैं, तो इस स्लाइडिंग में देखो ना एक ही वैल्यू चेंज हो रही है, यानी इसका ना इसका साइज चेंज हो रहा है, ना इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये वेक्टर हम ऐसे अगर पैरेलल स्लाइड करेंगे तो कहीं भी ले जाएंगे तो ये ए वेक्टर चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन ए। तो वी कैन स्लाइड एनी वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ, इट विल नॉट चेंज। लेकिन अगर इसको स्लाइड करते वक्त इसकी डायरेक्शन मोड़ दी या इसका साइज चेंज कर दिया, तब ये वेक्टर चेंज हो जाएगा। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, एक वेक्टर ये दिया हुआ है ए, एक वेक्टर और दिया है बी, और इनके बीच का हमें एंगल देखना है कि कितना है। तो बहुत तरीके हैं, हम लोग एक तरीका बस समझेंगे। तो एंगल नापने के लिए सबसे पहले दोनों वेक्टर्स की टेल को एक जगह लाना है। जैसे इसकी टेल यहाँ पर है T1, इसकी टेल यहाँ पर है T2। तो इन वेक्टर्स को स्लाइड करके इनकी टेल्स को एक ही जगह लाना है। जैसे मैं स्लाइड कर लेता हूँ यहाँ पर, इसको स्लाइड कर लेता हूँ यहाँ पर, इनकी टेल्स एक जगह पे आ गई। अब जब ये टेल्स एक साथ आ गई तो 2 एंगल बन रहे हैं, एक ये छोटा एंगल और एक ये बड़ा एंगल। तो इनमें से जो छोटा एंगल है ये वाला, इसको कहते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो दिस स्मॉलर एंगल, दिस इज रिटन एज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। मैं थीटा कह देता हूँ, दिस इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स।
एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। और अगर टेल्स एक साथ नहीं है, जैसे मान लो कि एक वेक्टर ऐसे बना हुआ है, एक वेक्टर ऐसे बना है, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, और यहाँ पर ये एंगल दिया है, सपोज करो 120 डिग्री, और अब पूछेगी व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ये 120 इज नॉट द एंगल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों की टेल एक साथ नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले इस वेक्टर को, पहले मैं एक लाइन खींचते हुए इसको, एक मिनट, जस्ट लेट मी ड्रॉ अ लाइन। अब क्या करना है, इस वेक्टर को यहाँ से स्लाइड करना है और दोनों की टेल एक ही जगह लानी है। तो ये है पे, जहाँ पर देखो दोनों की टेल एक साथ आ गई। अब ये जो छोटा एंगल बन रहा है, ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है जो ओरिजिनली यहाँ पे था। तो ये वाला एंगल यहाँ पे बन रहा है थीटा। सो दिस थीटा इज, ये पूरा 180 है, 180, सो इट विल बी 60 डिग्री। तो इस केस में ए और बी के बीच में 60 डिग्री एंगल है। अगर ऐसे फिगर बनी थी ए बी, ये 120 था, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स यहाँ पर छुपा हुआ है इस जगह पे। सो दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। और ये कैसे नजर आएगा, जब हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐसी पोजीशन पे ले आएंगे जब इनकी टेल्स एक साथ होगी, तब यही वाला 60 डिग्री यहाँ बनने रहेगा। ओके और इस तरीके की डेफिनेशन से ये भी तय हो गया कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे मान लो एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर इस तरीके से है, और मैं इस वेक्टर को सपोज करो टर्न करूँ, ऐसे टर्न करता जाऊँ, टर्न करता जाऊँ, ये एंगल बढ़ा ज़्यादा होता जा रहा है। एक मिनट रुक जाओ मुझे जैसे, अब मैं इस वेक्टर को टर्न करूँ, अगर इसको हटा देता हूँ मैं, तो अगर ऐसे है ये, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स अभी ये बना हुआ है। अब इस वेक्टर को मैं ऐसे टर्न कर दूं तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बढ़ गया। इसको और टर्न कर दूं तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स और बढ़ गया। इसको और टर्न किया तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 180 के आसपास पहुंच गया। इसको और टर्न कर दूं तो अब ये 180 से ज़्यादा हो गया, लेकिन अब इधर वाले एंगल को छोड़ देंगे, अब तो फिर इधर वाला एंगल छोटा हो गया, तो इसको कहेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो ऐसे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ज़्यादा होते ही हम दूसरी तरफ से नापेंगे फिर। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन नॉट एक्सीड 180 डिग्री। So between two vectors cannot exceed 180 degree. Okay. If this vector is A, suppose, और इसको मैं मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 स्केलर है, तो हमें 2a मिल जाएगा। तो 2a क्या होगा, 2a will be a vector, so this will give 2a, और 2a वेक्टर होगा कैसा, तो 2a वेक्टर इस a वेक्टर की ही डायरेक्शन में होगा फर्स्ट थिंग, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का ट्वाइस होगा। मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ए, इसका मतलब है ए का साइज, ये है मॉड ऑफ 2a वेक्टर का मॉड। तो 2a वेक्टर का जो मॉड होगा वो ए वेक्टर के मॉड का डबल होगा। इट मीन्स अगर मैं इस ए वेक्टर को यहाँ से उठा के इस पर रखूँ तो ये एक बार, और एक बार और रखूँ ये 2 बार, तो 2a वेक्टर का साइज थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज 2a वेक्टर। तो ए वेक्टर 2 बार, so this is 2a vector. So mod of 2a vector is nothing but 2 times mod of a vector, और डायरेक्शन जो है वो वही होगी 2a वेक्टर की जो a वेक्टर की है। इसी तरीके से अगर कोई वेक्टर है और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस सम स्केलर क्वांटिटी, तो अगेन विल हैव अ वेक्टर ऑफ डबल साइज, इसका साइज फिर डबल हो जाएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से इसकी डायरेक्शन उलट जाएगी। तो ये है -2a वेक्टर। -2a वेक्टर का जो मॉड है वैल्यू, वो होगी 2 टाइम्स मॉड ऑफ -a वेक्टर, और -a वेक्टर का मॉड वही होगा जो a वेक्टर का मॉड है। -a वेक्टर और a वेक्टर मॉडुलस में तो बराबर हैं साइज में, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर विथ बाय अ नेगेटिव क्वांटिटी, तो उसकी डायरेक्शन उलट जाती है और साइज
उस स्केलर का जो मैग्नीट्यूड है उतने टाइम्स हो जाता है। ओके, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, देखो दो तरीके से वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एक तो तरीका है पैरेललोग्राम मेथड या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, और दूसरा है पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ को हम ट्रायंगल लॉ ऑफ ट्रायंगल भी कह सकते हैं अगर दो ही वेक्टर्स को ऐड करना है तो। लेट्स सी, पैरेललोग्राम मेथड में क्या करते हैं, सपोज करो कि वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी। पैरेललोग्राम मेथड में दो ही वेक्टर्स को जोड़ा जा सकता है। पैरेललोग्राम मेथड में वी आर टॉकिंग अबाउट पैरेललोग्राम मेथड। तो सपोज करो हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, जैसे ए वेक्टर बना है, ये टेल है, ये ए का हेड है, ये बी का टेल है, ये बी का हेड है। तो ए और बी वेक्टर को जोड़ना है अगर, तो जैसे ए वेक्टर ड्रॉ कर लिया, अब बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर की टेल से मिला देंगे। पैरेललोग्राम में क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स ऐसा बनाएंगे कि उनकी टेल्स मिल जाए, एक ही जगह आ जाए, और फिर एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। कैसे, बी के सॉरी, बी के पैरेलल यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, दिस इज पैरेलल टू बी, और ए के पैरेलल यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, दिस इज पैरेलल टू ए। तो ये पैरेललोग्राम बन गया। और फिर जहाँ पे दोनों टेल्स हैं दोनों वेक्टर की, वहीं से एक डायगोनल बनाना है इस पैरेललोग्राम का, और ये जो डायगोनल है इसमें ऐसा एरो लगाना है कि इस डायगोनल वाले वेक्टर की टेल भी यहीं पे आ जाए। तो सारे वेक्टर्स की टेल यहीं पे आ गए, ए की टेल, बी की टेल, और ये जो डायगोनल बनाया उसकी टेल। अब ये जो डायगोनल वेक्टर है यही है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसी को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कहते हैं। तो ये तो पैरेललोग्राम तरीका हुआ। अब पॉलीगन तरीके में क्या करते हैं, देखो पॉलीगन तरीके में अगर यही वेक्टर्स फिर से जोड़ने हैं अगर, तो ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है। अब पॉलीगन मेथड में, पैरेललोग्राम में तो दोनों की टेल एक जगह लाए थे, ये ए का टेल है, ये ए के हेड है, ये बी का टेल है, ये बी का हेड है। पैरेललोग्राम मेथड में तो दोनों के टेल्स को एक जगह लाए थे। पॉलीगन मेथड में ए वेक्टर अगर बना लिया है तो ए वेक्टर के हेड पर अब बी का टेल लाएंगे। तो इसमें फिगर ऐसे बनेगी, टेल हेड वाली फिगर, टेल हेड फिर टेल फिर हेड। और अगर हम एरो के लॉन्ग चलते जाएं, तो जैसे पहले वाले वेक्टर के एरो के लॉन्ग चलेंगे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, और फिर दूसरा वाला वेक्टर क्या करेगा, इस पॉइंट को डिस्प्लेस या मूव करके यहाँ ले आएगा। तो ये दोनों वेक्टर मिलकर किसी पॉइंट को यहाँ से यहाँ पहुँचा दे रहे हैं अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में सोचो तो। अब यही काम अकेले ये वाला वेक्टर कर रहा है, ये वाला वेक्टर भी इस पॉइंट से उस पार्टिकल को यहाँ पहुँचा देगा। तो ये जो वेक्टर बना यही बन गया ए प्लस बी। तो ये पॉलीगन मेथड कहलाता है। और अगर देखा जाए तो पैरेललोग्राम मेथड में अगर हम ये ऊपर की दो साइड मिटा दें थोड़ी देर के लिए, ये दो साइड्स, तो जो बच गया वो पॉलीगन मेथड का डायग्राम बच गया। नाउ दिस टू डायग्राम्स आर एग्जैक्टली सेम डायग्राम, ये वाला और ये वाला, ये दोनों डायग्राम बिल्कुल एक जैसे हो गए। तो एक तरीके से पैरेललोग्राम मेथड में ये एक्स्ट्रा बना हुआ है ऊपर। ओके, अब ए और बी के बीच का एंगल थीटा यहाँ पर है इस फिगर में, और इस फिगर में ए और बी के बीच का एंगल यहाँ पर है थीटा। पॉलीगन मेथड का फ़ायदा ये है कि इसमें हम दो से ज़्यादा वेक्टर्स को भी एक साथ जोड़ सकते हैं। तो विल कम टू दैट पॉइंट। अभी मान लो ये दो वेक्टर्स जोड़ने हैं, तो दो वेक्टर्स को हम इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं और इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बना, इसका हमें साइज निकालना है, अगर हमें ए और बी का साइज पता हो तो।
सपोज करो कि ए और बी का साइज हमें गिवन है और ये एंगल थीटा गिवन है, तो हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का साइज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और उसका तरीका देखना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे, इनमें से जो भी फिगर ठीक लगे, चाहे ये वाली चाहे ये वाली, तो चलो मैं इसको ले रहा हूँ। दोनों फिगर में एक ही जैसे स्टेप करना है, क्योंकि इसके ऊपर की दो साइड हटा दोगे तो यही फिगर आ जाएगी। तो चलो, तो मैं ये पॉलीगन वाली फिगर लेता हूँ। और पॉलीगन वाली फिगर में अब क्या करना है, देखो मेंटली हम दो डायरेक्शंस, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस अपने दिमाग में बैठा लें, जैसे एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। तो ये एक्स डायरेक्शन हो गई, ये वाई डायरेक्शन हो गई। तो जो वेक्टर्स एक्स और वाई डायरेक्शंस में हैं उनको तो छोड़ दो, जैसे ये ए वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है, लेकिन ये बी इंक्लाइंड है, ना ये एक्स डायरेक्शन में है ना ये वाई डायरेक्शन में है। और ऐसे ही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये भी इंक्लाइंड है, ना ये एक्स डायरेक्शन में है ना ये वाई डायरेक्शन में है। चलो, तो मैं इस फिगर को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ नई जगह पे पेस्ट कर रहा हूँ। सेकेंड स्टेप ये है, जब ये वेक्टर डायग्राम बन जाए, दिस इज वेक्टर डायग्राम, तो इसके एरोज हटा देने हैं, ये केवल उनके साइजेस बचे और सिंपली ये एक ज्योमेट्रिकल डायग्राम बचा। और इसमें अब ये मॉड ए बचा, क्योंकि डायग्राम में से इस डायरेक्शन हटा दिया है, तो केवल अब ये मॉड ए है, ये केवल मॉड बी है, और ये मॉड ऑफ ए प्लस बी है जो हम निकालना चाह रहे हैं। तो जो वेक्टर इंक्लाइंड है, जो एक्स और वाई डायरेक्शन में नहीं है, जैसे यहाँ पे बी वेक्टर, तो क्या करना है, इंक्लाइंड वेक्टर का 90 डिग्री कंप्लीट करना है। और 90 डिग्री कैसे कंप्लीट करना है, दो साइड्स बनाकर, और ये दो साइड्स एक्स और वाई डायरेक्शन में बनानी है, जो कि आपस में परपेंडिकुलर होंगी। और इसी तरीके से ये भी इंक्लाइंड साइड है, ए प्लस बी वाली, तो इसके लिए भी एक ट्रायंगल बना दो, 90 डिग्री ट्रायंगल। तो ऐसे ये दो ट्रायंगल्स बना दिए। अब हमें क्या करना है, इसके बाद इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है कि किसी भी 90 डिग्री ट्रायंगल में, अगर ये एंगल थीटा है, ये साइड ये 90 डिग्री है और ये साइड एच है, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज है, तो जो बेस होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा। क्योंकि कॉस थीटा की प्रॉपर्टी होती है, कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सो बेस इज हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा। और जो परपेंडिकुलर है, ये सामने थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, और थीटा और 90 को जोड़ने वाली साइड बेस है। तो जो परपेंडिकुलर होती है, दैट वी नो इज हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। तो ये जो है ये बेस है, तो इसको हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज, जो कि मॉड बी है यहाँ पर, कॉस थीटा। और ये है परपेंडिकुलर, जिसको लिखेंगे मॉड बी साइन थीटा। अब हमारे पास इस डायग्राम में देखो, तो इस डायग्राम में लास्ट में एक रेक्टेंगल बन जाएगा ऑलवेज, और ये बीच का मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, जिसकी ज़रूरत नहीं है। और सपोज करो ये साइड x है, ये साइड y है, तो इस रेक्टेंगल में x के सामने ऑपोजिट ये साइड है, तो x बराबर होगा मॉड a प्लस मॉड b कॉस थीटा के, और ऐसे ही y बराबर होगा मॉड b साइन थीटा के। और इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें, तो मॉड ऑफ a प्लस b का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x और y हम निकाल चुके हैं, तो विल सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी कॉस थीटा का स्क्वायर, तो अलग अलग कर लेते हैं, मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और दूसरा वाला टर्म है मॉड बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ ले लो, तो मॉड बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये दोनों मिलके केवल मॉड बी स्क्वायर बचेगा फिर, और एक टर्म ये बचेगा।
और ये हो गया a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर, और अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि अगर दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है तो एडिशनल रिजल्ट जो आएगा उसका मॉड, उसका साइज जो होगा वो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और जहाँ थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स विच आर बीइंग एडेड, यहाँ पर ए और बी को ऐड कर रहा है तो ए और बी के बीच का एंगल थीटा। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी कैन अप्लाई इफ वी आर एडिंग टू वेक्टर्स। अब दो से ज़्यादा ऐड कर रहे हैं तो फिर हम पॉलीगन मेथड को इन जनरल कैसे यूज़ करते हैं, अभी डायग्राम तरीका मैं बता रहा हूँ, इसके आगे और भी तरीके हैं। सपोज वी हैव ए वेक्टर, वी हैव बी वेक्टर, वी हैव सी वेक्टर। मान लो ये तीन वेक्टर्स को जोड़ना है जहाँ पे मॉड ए की वैल्यू सपोज 10 है, मॉड बी सपोज करो 5 है, मॉड सी सपोज करो सपोज इट इज़ 15, थोड़ा बड़ा ही कर देते हैं इसको 15 साइज का, और एंड सपोज दिस एंगल इज 37। और अब हमें निकालना है फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और फिर इस वेक्टर को ड्रॉ करना है और इसका मॉड भी निकालना है। सपोज ये क्वेश्चन है। ओके, हमें तीन वेक्टर्स ऐड करना है तो क्या तरीका है, पॉलीगन मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले ए वेक्टर बना लिया, फिर एक हेड पर बी का टेल ले आए, फिर बी की हेड पर सी का टेल ले आए लाइक दिस, और सपोज ऐसा बन गया, और फिर फर्स्ट टेल यानी ये वाला फर्स्ट टेल और लास्ट हेड यानी ये वाला लास्ट हेड, इनको जोड़ दिया और फर्स्ट टेल से लास्ट हेड की तरफ एरो लगा दिया, तो ये जो वेक्टर बना यही कहलाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब इसका अगर हमें साइज निकालना है तो क्या करना है, विल जस्ट हैव टू कॉपी दिस डायग्राम। कॉपी करने से पहले लेट मी ड्रॉ सम लाइंस फर्स्ट। एक लाइन ये थी, तो इसी डायग्राम को, अच्छा ये क्यों कॉपी कर रहा है, मैं इसी में क्यों नहीं सॉल्व कर रहा, आई जस्ट कम टू दिस पॉइंट, कॉपी क्यों कर रहा है, कॉपी पेस्ट क्यों कर रहा है। तो ये डायग्राम लिया और इसको कॉपी पेस्ट किया, एरोज हटा दिया। अभी लग रहा होगा क्या फालतू बड़ा टाइम वेस्ट है, उसी में कर लेते सब, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग वन पॉइंट कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं। एरोज हटा दिया, एरोज के हटते ही ये सब मॉडुलस में बदल गए, दिस वेक्टर्स आर नो मोर वेक्टर्स। यहाँ तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है ए वेक्टर है ना, जिसका मॉड हमने लिखा है, लेकिन दिस इज ए वेक्टर फुल, ये बी वेक्टर है फुल, लेकिन इस डायग्राम में अब ए वेक्टर नहीं है, केवल ए का मॉड है। ओके, तो फिर क्या बताया था कि जो इंक्लाइंड है उनके 90 डिग्री बनाना है, तो सी वेक्टर इज इंक्लाइंड, तो ऐसे 90 डिग्री कंप्लीट कर दिया। अच्छा, 90 डिग्री नीचे इधर से भी कर सकते हैं और बाहर से भी कर सकते हैं, तो प्रेफर करो कि बाहर से बनाओ, अंदर बनाओगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी फिगर, तो बाहर से ही उसको 90 डिग्री कंप्लीट करो। तो लेट मी राइट दिस इन अ कंसाइज फॉर्म। मैं सी वेक्टर की जगह सिर्फ 15 लिख देता हूँ, दैट इज़ द ओनली रिक्वायर्ड थिंग नाउ। बी वेक्टर की जो वैल्यू है 5, सिर्फ 5 लिख देता हूँ यहाँ पर। ऐसे ही ए वेक्टर की जो वैल्यू है 10, ओनली 10 इज रिक्वायर्ड हियर। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, आई विल ड्रॉ अ 90 डिग्री ट्रायंगल फॉर दोज साइड्स विच आर इंक्लाइंड। तो एक ये इंक्लाइंड सी, और एक जो हमें इसका मॉड चाहिए यानी इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू थोड़ी देर के लिए मैं x मान ले रहा हूँ, तो लेट इट कुछ और मान लेता हूँ, s मान लेता हूँ। तो व्हाट इज s? s इज मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी, तो यही s हमें फाइंड आउट करना है, और s भी इंक्लाइंड है तो इसका भी एक 90 डिग्री ट्रायंगल चाहिए। इसके 90 डिग्री ट्रायंगल की साइड्स को x और y मान लें, तो s इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x और y हमें कैसे मिल जाएगा, x और y अब हमें देखो ऐसे मिलने वाला है। इस ट्रायंगल को कंसिडर करो, तो 15 क्या है,
हाइपोटेन्यूज, और यही 37 यहाँ भी बनेगा, दिस एंगल। 15 हाइपोटेन्यूज है, तो एंगल से जुड़ी हुई है जो साइड है ये बेस हो गई, तो बेस को लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस ऑफ एंगल, और सामने वाली परपेंडिकुलर हो गई हाइपोटेन्यूज इंटू साइन ऑफ एंगल। और इतना करने के बाद अब हमें इस अंदर वाले स्ट्रक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आई एम जस्ट रिमूविंग ऑल दिस। लास्ट में हमें ये एक रेक्टेंगल मिलेगा हमेशा, तो इसमें x प्लस, मतलब आमने सामने की साइड बराबर करना है, ये साइड बराबर होगी इस साइड के, आमने सामने की साइड्स को बराबर करना है, तो दिस विल गिव x एंड y। तो हमें x कितना मिलने वाला है, x और 15 cos 37, इनको जोड़ो, 15 cos 37 की वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू 4/5, 12, 15 sin 37 is 3/5, 9। ओके, तो क्या हम देख रहे हैं कि x ये है और इसके आगे इतना हिस्सा 12 है, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू दिस साइड 10। अब देखो यहाँ से x निगेटिव आ गया, तो मैं बता रहा हूँ उसका मतलब क्या है। और जब आप गलती से डायग्राम में अब देखो हमने क्या देखा कि a का जो ऐसा साइड है, a का जो ट्रायंगल बनाया, तो ऐसी साइड 12 आ रही थी, और जबकि ये 10 है ये वाली, तो 10 को बड़ा बना दिया है 12 से, तो ये गलत डायग्राम बनाया है। इनफैक्ट क्या होगा, इनफैक्ट ये होगा कि ये थोड़ा और आगे तक जाएगा, और ये जो रिजल्टेंट बना रहे हैं ये इधर की तरफ झुकेगा, ऐसा होगा इनफैक्ट। तो अगर गलती से हमें डायग्राम गलत बना दिया है, तो वो निगेटिव आके हमें इंडिकेट करेगा कि डायग्राम ठीक करना है। तो अगर डायग्राम ठीक कर देंगे तो रिजल्ट तो वही आएगा, डायग्राम ठीक कर देंगे तो यही x फिर +2 आ जाएगा। लेट मी शो दैट कि अगर मैंने डायग्राम ठीक कर दिया तो बस यही पॉजिटिव आ जाएगा, वैल्यू वही आएगी, तो उसमें चिंता नहीं करना है, बस माइनस को छोड़ना ही है। तो जैसे ये 10 दिया था, ये 5 दिया था, ये 15 था, इसका मैंने 90 डिग्री कंप्लीट किया, तो ये 12 आ गया, ये 9 आ गया। ओके, तो अगर हम इसको ठीक कर ले तो रिजल्टेंट हमारा फिर इधर आ जाएगा, दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट का साइज को s मान लेंगे, और फिर से हम ये ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे x एंड y। तो अब हमारी इक्वेशन ऐसे बनेगी कि ये पूरी साइड है x प्लस 10, जो कि सामने वाली साइड 12 के बराबर होगी, और ऐसे ही y सामने वाली साइड 5 + 9 14 के बराबर होगी। तो नाउ यू कैन सी दैट x इज कमिंग आउट इक्वल टू 2। तो -2 आने का बस सिर्फ ये मतलब है कि डायग्राम गलत बन गया है, ठीक करेंगे तो यही प्लस में आ जाएगा, दैट इज द ओनली थिंग। तो वैसे भी यहाँ पे -2 का स्क्वायर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो स्क्वायरिंग से सब ठीक हो जाएगा। और y के सामने इज 9 + 5, सो दैट इज 14। सो दिस इज द मेथड। तो क्या मेथड में करना है, डायग्राम बनाना है, इंक्लाइंड साइड्स के 90 डिग्री ट्रायंगल्स कंप्लीट कर लेने हैं, और फिर 90 डिग्री ट्रायंगल्स कंप्लीट करने के बाद तो इस ट्रायंगल की जो दो साइड्स हमें निकालनी है, एक बेस एक परपेंडिकुलर, तो वो उस प्रॉपर्टी से कि हाइपोटेन्यूज से मालूम है, एंगल पता है, तो हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा से बेस आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज साइन थीटा से परपेंडिकुलर आ जाएगा। ओके, तो लास्ट थिंग, क्यों मैं कह रहा था कि कॉपी पेस्ट करो, जैसे कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और कॉपी पेस्ट नहीं किया मैंने सपोज, और इसी में मैंने सॉल्व करना शुरू कर दिया। यहाँ पे 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाया, ये एंगल थीटा था, तो इसको लिख दिया बी कॉस थीटा, ये लिख दिया बी साइन थीटा। अब देखो ये गलत हो गया, क्यों गलत हो गया कि जब हम बी कॉस थीटा की बात करेंगे ना, तो ये एक वेक्टर है, बी कॉस थीटा इज अ वेक्टर। कॉस थीटा एक स्केलर है जो कि बी वेक्टर से मल्टीप्लाइड है, और कॉस थीटा पॉजिटिव है क्योंकि थीटा एक्यूट दिख रहा है यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव वेक्टर को जब हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो रहेगा बी की डायरेक्शन में, वो इस डायरेक्शन में आ ही नहीं सकता। तो अगर हमने इस डायरेक्शन में बी कॉस थीटा लिख दिया तो वो गलत हो गया, क्योंकि बी कॉस थीटा तो क्या चीज़ है, बी वेक्टर की ही डायरेक्शन में, जिधर बी है उसी डायरेक्शन में कॉस थीटा से मल्टीप्लाइड है वो, तो बी कॉस थीटा तो ऐसे आना चाहिए, जबकि इसकी डायरेक्शन साफ साफ देख रहे हैं हम अलग हो गई है। तो ये गलत हो जाएगा कि अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे मॉड बी, सॉरी बी कॉस थीटा। होना क्या चाहिए, ये सिर्फ साइज है बी कॉस थीटा, डायरेक्शन तो बी की अलग है,
तो इसको हम सिर्फ साइज लिखेंगे कि मॉड बी कॉस थीटा इतना साइज है। तो ये गलती ना हो इसी के लिए मैंने कहा था कि पहले सारे वेक्टर्स हटा के सबको मॉड में बदल लो और तब ये करो मॉड बी कॉस थीटा मॉड बी साइन थीटा, तब गलती ये नहीं होगी और सेफ रिजल्ट आ जाएगा।